हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या इंडोफॉर्म इक्विपमेंट लिमिटेड के शेयर को अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, या जिन लोगों को यह शेयर आईपीओ के थ्रू नहीं मिल पाया था क्या वह अभी इस शेयर को खरीद सकते हैं या नहीं। इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हमें यह चीज जानना जरूरी है कि इसने जो आईपीओ से पैसा उठाया है वह पैसा कंपनी के पास जाएगा या फिर कंपनी के प्रमोटर के पास। तो इस चीज को समझने के लिए हमें आईपीओ के डिटेल्स को देखना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके आईपीओ का जो बिडिंग डेट था वह 31 दिसंबर 2024 से लेकर के 2 जनवरी 2025 तक था, यानी कि इतने डेट के बीच में आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते थे। और इसका जो प्राइस बैंड था वह 204 रुपए से 215 रुपए पर शेयर था, यानी कि इस आईपीओ के पर शेयर का जो प्राइस था वह 204 रुपए से लेकर 215 रुपए पर शेयर के बीच में था। और इस आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट था वह 7 जनवरी 2025 को था। और यह शेयर बीएसई पर 258 रुपए पर शेयर के प्राइस पर लिस्ट हुआ, यानी कि बीएसई पर लिस्ट होते ही 20% का रिटर्न दिया। और यह शेयर एनएससी पर 256 रुपए पर शेयर प्राइस पर लिस्ट हुआ। एनएससी पर इसका 19% का लिस्टिंग गेन था, यानी कि डिसेंट लिस्टिंग गेन देखने को मिला है, न तो उतना ज्यादा अच्छा न तो उतना ज्यादा खराब। और यह कंपनी आईपीओ से टोटल 260 करोड़ रुपए जुटाई है, जिसमें से 184 करोड़ रुपए फ्रेश इशू से और 75 करोड़ ऑफर फॉर सेल से जुटाई है। ओवरऑल इसका मतलब यह हुआ कि जो फ्रेश इशू से पैसा कलेक्ट हुआ है वह कंपनी के पास जाएगा। कंपनी इसका यूज अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में करेगी, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। और वहीं पर जो ओएफएस से पैसा कलेक्ट हुआ है, यानी ऑफर फॉर सेल से जो पैसा कलेक्ट हुआ है, वो कंपनी के प्रमोटर की जेब में जाएगा। यहाँ पर कंपनी अपने आधे से अधिक पैसे का यूज बिजनेस के एक्सटेंशन में लगाएगी, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अब हम लोग यह समझते हैं कि कंपनी को आईपीओ लाने का पर्पस क्या था। फ्रेश इशू से जो पैसा कलेक्ट हुआ है उसमें यह कंपनी क्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगी और यह कंपनी जो उधार ली है उसको पेमेंट करेगी। तीसरा पर्पज यह है कि यह कंपनी कुछ पैसा अपनी एनबीएफसी सब्सिडरी कंपनी बरोडा फाइनेंशियल लिमिटेड में इन्वेस्ट करेगी, तो ओवरऑल कंपनी का पैसा सही जगह यूज हो रहा है। अब हम लोग इस कंपनी के बिजनेस के ओवरव्यू को देखते हैं। यह कंपनी ट्रैक्टर और क्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ ही साथ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे हार्वेस्टर, रोटावेटर और इससे रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज किया जाता है। इसके अलावा यह कंपनी ट्रैक्टर के फाइनेंस के लिए खुद की एनबीएफसी कंपनी चलाती है। जैसे अगर आपको ट्रैक्टर लेना है तो उसके लिए लोन चाहिए तो यह कंपनी लोन भी प्रोवाइड करती है। यह कंपनी 2 ब्रांड्स इंडोफॉर्म और इंडो पावर को ऑपरेट करती है। और यह कंपनी अपने प्रोडक्ट को नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों को एक्सपोर्ट करती है। और इस कंपनी में 30 जून 2024 तक 938 एम्प्लॉय थे। अगर इसके प्रोडक्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में यह कंपनी हार्वेस्टर बनाती है, हार्वेस्टर की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करती है, रोटावेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंस्ट्रक्शन फील्ड में यह कंपनी क्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यू का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी अपने रेवेन्यू का 51.9% रेवेन्यू क्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग करके जनरेट करती है। वहीं पर 40% रेवेन्यू ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करके जनरेट करती है। और वहीं पर 7.2% की रेवेन्यू एनबीएफसी कंपनी से जनरेट करती है। और अदर प्रोडक्ट से यह कंपनी 0.9% रेवेन्यू जनरेट करती है। और इसके रेवेन्यू का अगर लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखें तो कंपनी इंडिया से 93.4% रेवेन्यू जनरेट करती है, वहीं पर आउटसाइड ऑफ इंडिया से 6.6% रेवेन्यू जनरेट करती है। तो अभी हम लोगों ने इस कंपनी के बिजनेस को देखा। कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक है और इस कंपनी का बिजनेस इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी देशों में है। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इस कंपनी का रेवेन्यू 31 मार्च 2022 को 352 करोड़ था। वहीं पर 2023 में 371 करोड़ हो गया और 2024 में 375 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन उतना भी तेजी से नहीं बढ़ा है। यहाँ पर बहुत ही कम ग्रोथ देखने को मिला है इसके रेवेन्यू में, लेकिन अच्छी बात है कि इसका रेवेन्यू घटा नहीं है। और इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में 13 करोड़ का प्रॉफिट की थी कंपनी और 2023 में 15 करोड़ का प्रॉफिट की और 2024 में 15.60 करोड़ की प्रॉफिट की। तो कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत थोड़ा सा ही बढ़ा है।
और इसके नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी का नेटवर्थ 2022 में 274 करोड़ था, वहीं पर 2023 में 290 करोड़ हो गया और कंपनी का नेटवर्थ 2024 में 317 करोड़ हो गया। तो कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ा है ठीक ठाक। और इसके बोरोइंग की बात करें तो यह कंपनी 2022 में 275 करोड़ की उधार ली थी और 2023 में 280 करोड़ का और 2024 में 270 करोड़ का। तो यहाँ पर कंपनी जो 2024 में उधार ली है वह पिछले 2 सालों के कंपैरिजन में घटा है, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू मात्र 1% से बढ़ा है, वहीं पर कंपनी का प्रॉफिट भी मात्र 1% से बढ़ा है। तो ओवरऑल इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उतना कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट लगभग सेम ही है, नाम मात्र ही बढ़ा है। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो इस कंपनी का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 5.13% है, जो कि डिसेंट है। और वहीं पर इस कंपनी का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.96% है, जो कि डिसेंट है, उतना अच्छा भी नहीं है। और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.85 है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज नहीं है, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और इस कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 4.92% है, जो कि डिसेंट है। वहीं पर कंपनी का पैट मार्जिन भी 4.16 है, जो कि डिसेंट है। और कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 2.55 है, जो कि ठीक है, अच्छा है। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 1085 करोड़ है, यानी कि यह कंपनी अभी स्मॉल कैप कंपनी है। और इसके EPS यानी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो IPO से पहले इसका जो EPS था 3.95 है और IPO के बाद इसका जो EPS हो गया वह 2.04 हो गया। तो यहाँ पर कंपनी का EPS भी घटा है, जो कि अच्छी बात नहीं है इस कंपनी के लिए। और इस कंपनी का PE रेशियो IPO से पहले 54.39 था, वहीं पर IPO के बाद 105.25 हो गया। तो यहाँ पर कंपनी का PE रेशियो भी अधिक है, यानी कि यह कंपनी अभी ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पर इसके फंडामेंटल भी कुछ खास नहीं है, डिसेंट है। और यह शेयर अभी ओवर वैल्यूड है, यानी महंगे दामों पर, महंगे प्राइस पर मिल रहा है। अब हम लोग इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन को देखते हैं। तो अगर इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन करें तो वहां पर भी यह कंपनी पिछड़ती हुई दिख रही है। अब हम लोग इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग को देखते हैं। इस कंपनी के प्रमोटर रणवीर सिंह और सुनीता सैनी है और इसका IPO इशू होने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 93.45% था और अब लिस्ट होने के बाद प्रमोटर की होल्डिंग 69.44% हो गया है। तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग अच्छा खासा देखने को मिल रही है। अब हम लोग इस कंपनी के वीकनेस या नेगेटिव पॉइंट को देखते हैं। इस कंपनी के लिए पहला नेगेटिव पॉइंट यह है कि इस कंपनी का पैट मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 2022 में 4.15% था, वहीं पर 2024 में 4.15% से घटकर 3.27% हो गया, यानी कि कंपनी का पैट मार्जिन पिछले 2 सालों से घटता आया है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट यह है कि इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल यानी 2023 के कंपैरिजन में इस साल मात्र 1% रेवेन्यू बढ़ा है और वहीं पर कंपनी का प्रॉफिट भी पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल मात्र 1% से बढ़ा है। तो ओवरऑल कंपनी उतना कुछ अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रही है। अब हम लोग यह समझते हैं कि क्या अभी इस शेयर को होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, या जो लोग फ्रेश एंट्री का सोच रहे हैं क्या वो अभी इस शेयर को खरीद सकते हैं या नहीं, इसको समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी पिछले कुछ दिनों से शेयर मार्केट गिर रहा है, तो इसकी वजह से सेलिंग प्रेशर की वजह से इसमें गिरावट देखने को मिलेगा और बहुत से लोग लिस्टिंग गिन लेकर इस शेयर को सेल कर दिए होंगे, यानी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी गिरावट देखने को मिलेगा। तो अभी जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं वो अभी ना करे, जब ओवरऑल मार्केट ऊपर जाना शुरू करे तब इस शेयर को बाई कर सकते हैं। मेरा कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका पर्सनल ओपिनियन अलग हो सकता है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी इस शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो वो अपने आधे से अधिक शेयर को सेल कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उतना कुछ खास नहीं है और कंपनी का फंडामेंटल भी नॉर्मल सा है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।